हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग अभी एक लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग के थियरी के। तो ये मैं आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताता हूँ, जिसको आप लोग अच्छे से स्टडी करके जाना। हाँ, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही आएगा, बट इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इसमें कम से कम 70% क्वेश्चन तो आपको मिलने ही चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछे, सेम आंसर लिखना। नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा तो भी सेम लिखना। यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा तो भी सेम लिखना। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूजेस इंटरनल पर्पज के लिए होता है, ठीक है, इंटरनल यूज कर के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्रेडिटर को लिए यूज होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। नीड और ऑब्जेक्टिव तो आप इसमें से कोई भी पूछे तो सेम टू सेम रिपीट कर देना। और इसी क्वेश्चन को बना के यदि यूजेस से रिलेटेड पूछा कि ठीक है, जैसे हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज क्या है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा गवर्नमेंट को यूज आता है, गवर्नमेंट को पता चलता है, ठीक है, क्रेडिटर को पता चलता है, ओनर को पता चलता है कि कॉस्ट क्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज आता है। तो इसके यूज और नीड और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो 2 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। यहाँ पर नीड और ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई भी एक क्वेश्चन जो आएगा वही लिख देना। यदि मान लो यहाँ पर इंपॉर्टेंस वर्ड डाला तो भी सेम आंसर लिखने का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। दूसरा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ये आपको पता है कि कॉस्ट चैप्टर कॉस्ट से रिलेटेड है कि जो भी सेलिंग के खर्चे क्या होते हैं, जैसे सेल्समैन सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब आपके सेलिंग के खर्चे होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इन्हीं सब खर्चे इसके अंदर ये सब आइटम आता है, इसको ही आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, तो ये तीनों तो कॉस्ट के आइटम है, तो आप ऑलरेडी आपको कॉस्ट के फॉर्मेट पता ही है, तो उससे रिलेटेड ही आएंगे। तो वो सब कॉस्ट के जो भी आइटम रहेंगे, एक एक आइटम को लेने का और एक्सप्लेन कर देने का, सेलिंग के जो खर्चे होते हैं लिख देने का कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम, उसके अंदर लिख देने का सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी क्या, तो जो सेल्समैन को हम लोग पेमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट आपने लिख देने का कंपनी नीड टू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग मोर, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, सेल्समैन कमीशन देना पड़ता है। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव तो लिख देना। मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूछा है तो लिख देने का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर हो गया, और भी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम रहेगा वो सब एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देने का। ऐसे सेम टू सेम फैक्ट्री के बारे में पूछा तो फैक्ट्री के बारे में। नीड एंड पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीड और पर्पज यदि आपको पूछा गया रिकंसिलेशन का, तो ये भी क्वेश्चन लिख देना। नीड एंड पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन मीन्स आपको पूछा जा सकता है कि रिकंसिलेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंट में प्रॉफिट होता है, इसके लिए करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है तो उसके अंदर बता देने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डेड ऑनली द फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्ड ऑनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, डज नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे बहुत सारे आइटम रहेंगे। डिविडेंड रिसीव रिकॉर्ड ऑनली द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे लिख देने का। ऑनली सम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन हो गया, डोनेशन देना, तो ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं रिकॉर्ड होता, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। और ऐसे एग्जांपल लिख दो कॉस्ट अकाउंटिंग दे देना, जैसे नोशनल सैलरी हो गया, नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिकॉर्डेड ऑनली द कॉस्ट अकाउंटिंग, डज नॉट रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है, नॉर्मल और अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। आइडल टाइम्स मीन्स क्या होता है, ऐसे टाइम पे जब एम्प्लॉय काम नहीं करता, ठीक है, ऐसे टाइम जब एम्प्लॉय क्या करता है, जिससे लेबर है, ठीक है, लेबर ऐसे टाइम पे जब कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम बोलते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स क्या, जैसे टी ब्रेक हो गया, हम लोग को चाय का नाश्ता हो गया, ठीक है, मतलब जिसमें उसको पे करके मिलता है, ठीक है, जिससे कंपनी को मतलब एक तरीके से कंपनी लॉस में नहीं रहती, कंपनी ने अलाउड की रहती है। जैसे
आपको लंच का टाइमिंग, ये नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। अब नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स लाइक हम लोग को लाइट जाने से, पावर जाने की वजह से, जिस समय प्रोडक्शन नहीं होता है, वर्कर टाइम पास करते बैठ के, उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो आइडल टाइम क्या है, नॉर्मल और अब नॉर्मल आइडल टाइम्स क्या है, एक बार आप लोग इसको गूगल करके या बुक में या नोट्स आपके पास है तो एक बार जरूर रीड कर लेना। मुझे लगता है कि ये ऊपर के जितने क्वेश्चन बताए इसमें से 2-3 तो आपको कंफर्म आ जाने चाहिए। लेबर टर्नओवर्स, ठीक है, लेबर टर्नओवर्स क्या होते हैं, कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लो वेजेस रहते हैं, ठीक है, लो वेजेस होने की वजह से होता है। इसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है एम्प्लॉय का, इसके लिए होता है, ठीक है, लेबर टर्नओवर होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा लेबर टर्नओवर होने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसको यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसफर आता है, ठीक है, लैंग्वेज का इशू आता है। तो लेबर टर्नओवर के पीछे क्या क्या रीजन है, कॉसेस, लेबर टर्नओवर होता क्या है, लेबर टर्नओवर मीन्स क्या होता है कि एम्प्लॉय जब जॉब को छोड़ के जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय जब जॉब को छोड़ के जाता है उसे हम लोग लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो लेबर टर्नओवर के पीछे ये सब रीजन होते हैं। तो एक बार इसको भी क्या करना, आपको रीड करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना कि लेबर टर्नओवर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। इसके अलावा आपको ईओक्यू, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल क्या होता है, पढ़ लेना, ठीक है। यदि इसके साथ में एक और इस चैप्टर से पढ़ना चाहोगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मीनिंग पढ़ लेना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इकोनॉमिक। ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू के अंदर आपको पता 2 चीज़ आता है, कैरिंग कॉस्ट आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। यदि ये पूछा तो ईओक्यू का फॉर्मूला लिखना, ईओक्यू का फॉर्मूला लिखना, और सबका मतलब ए इक्वल टू एनुअल डिमांड, सी इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना। मिनिमम लेवल मीन्स क्या, हमारे पास मिनिमम कितने स्टॉक में इन्वेंट्री होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ज़्यादा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमारे पास कितना होना चाहिए। या रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल मीन्स होता है जब हम लोग इन्वेंट्री को वापस से ऑर्डर करके मंगाते हैं तो इसको हम लोग रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। तो ये सब यदि इतने भी क्वेश्चन आप करके जाओगे स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ, बट यदि आपके पास टाइम कम है, अभी लास्ट टाइम मोमेंट पे रिवीजन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लो। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है, जिससे आपको और भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताता हूँ जिसको आप रिवीजन कर लो लास्ट टाइम, ठीक है, पॉसिबल होता है तो स्टूडेंट इसका आप लोग फोटो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।